हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आते हम। देखो, हमें पता है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ बनता है। पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा आपका फाइनेंसिंग, तीसरा आपका इन्वेस्टिंग। करेक्ट, 3 एक्टिविटीज़ बनता है। पहले तो समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता क्यों है। देखो, हमको पता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, राइट। वन ऑफ द पार्ट जो होता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी क्या डिराइव करती है कि कंपनी का कितना कैश आउटफ्लो हुआ और कितना कैश इनफ्लो हुआ। सिंपली बोलूँ तो कैश मैनेजमेंट देखा जाता है, राइट। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आपके पास आया, कितना आपने पेमेंट करा, कितना अपने शेयर्स को इशू करा, कितना आपने रिडीम करा। तो ये सब होता है कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये यहाँ पे हम स्टेट करते हैं। करेक्ट। पहले तो हम समझेंगे अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। जो मेन जो बेंचमार्क होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर लिया तो फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग तो यहीं से डिराइव होने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, पहले तो समझो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या है यार। ऑपरेटिंग मतलब एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है, जो कंपनी का मेन बिजनेस है, उससे कंपनी का कितना इनकम आ रहा है, राइट, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। कंपनी का मेन बिजनेस है। ठीक है, मतलब क्या, कंपनी का जो रेकरिंग नेचर का जो इनकम है वो डिराइव होना। ठीक है, कैपिटल नेचर का नहीं, रेकरिंग नेचर मतलब क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो इनका इनकम डिराइव होता है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। समझना, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्यों करा। पहले तो देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा क्या होता है, आपका नॉन कैश आइटम होता है। देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो कंपनी तो एक मतलब अजम्पशन लगाती है कि हाँ मेरा इतना लॉस होने वाला है। मैंने एक अजम्पशन लगा लिया कि मैंने डेटर्स को इतना पैसा दिया था, अब तो मेरे को वो जनरेट नहीं होने वाला, ये मेरा लॉस है। ठीक है, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, ऑफकोर्स ये नॉन कैश आइटम हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ठीक है, सेकेंड, आप एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे, समझना। अगर देखो, कभी कभी ना क्वेश्चन में आपको दिया रहता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है बाय बैलेंस BD। इसका आपका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। सपोज आपको दिया हुआ है 5,000, आपको जो बैलेंस, जो आपका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 10,000। तो आप समझो, जब आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, आपका यहाँ 5,000 बच रहा है, ये आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रोविजन टैक्सेशन कहाँ जाता है, PL पे। PL के साथ राइट ऑफ होता है, तो ये आपका किया गया PL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाता है। सिंपल है कि नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर कर दोगे, मतलब क्या, आप ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट के साथ। करेक्ट, ये शायद आपको समझ में आया। आप चलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ आपको 2 चीज़ करना होता है, ऐड करना होता है क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब समझना, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों करते हैं हम लोग। जैसा मैं बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, राइट, हमको जो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हमको नोट डाउन करना है, वो हमको स्टेट करना है। और इसमें क्या बोला है, एंड क्या बोला, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑफकोर्स हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या हो गया, मैं बोला जो आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हमारा इनकम जनरेट हो रहा है, इधर क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारा रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, एड बैक कर देते हैं। क्यों एड बैक करते हैं, क्योंकि देखना, एक बार समझना, हमने PL स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, PL स्टेटमेंट में हमने तो ये जो डेबिट बैलेंस होता है, ये तो, राइट, डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस में ये सब आइटम तो लेस किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमको कैश का आइटम चाहिए, तो इसमें से जो भी नॉन कैश आइटम्स है एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये हम लेस क्यों करेंगे, राइट। तो हमको ऐड बैक करना है इसको। जैसे अगर मैं बोलूँ नॉन कैश आइटम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, ऑफकोर्स आप इसको ऐड बैक कर दोगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आपका नॉन कैश आइटम, इसको तो ऐड कर ही दिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, राइट, इसको आप ऐड बैक करोगे। आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ बताओ, सैलरी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है नहीं, क्योंकि आपका ये बिजनेस में लगता है, आपको पेमेंट करना पड़ता है वर्कर्स को, जो भी आपके एम्प्लॉय है, रेंट आपको देना पड़ता है फैक्ट्री का, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ये नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट को बेचो खरीदो, ये आपका बिजनेस तो है ना, नेचर ऑफ बिजनेस, राइट, ये आपका नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है।
करेक्ट। जैसे फिर मैं बोलूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी नहीं है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड ये आपका है, क्योंकि बिजनेस में तो, धंधा में तो चलता ही है ना, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देना, डिस्काउंट रिसीव करना, तो ये चलता है। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा, आपको लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आपने जब रिडीम करा तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा उनको, तो ये सब क्या आपका रेकरिंग नेचर का नहीं होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एड बैक कर देते हैं, यहाँ पे हम एड बैक कर देंगे, समझे। क्योंकि यहाँ पीएल में तो लेस करा हुआ है, जबकि हमको लेस नहीं करना, हमको तो हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो लेस नहीं करना, तो हम ऐड बैक कर देंगे। फिर हम यहाँ लेस पे आते हैं, आपका क्या होगा रिडक्शन, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब क्या, जो आपका रेकरिंग नेचर ऑफ इनकम नहीं हो रहा है। सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल क्या हो गया आपका बोलो तो, जो आपका सेल ऑन फिक्स एसेट, कंपनी का बिजनेस तो ही ना होता है, राइट। कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, तो कंपनी का बिजनेस तो ही ना कि वो सेल ऑफ एसेट करेगी, आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगी, नहीं। तो कंपनी ने अपना डिस्पोजल करा, उसको प्रॉफिट, यहाँ सेल लिख दिया मैं, यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये क्या हो गया, इनका प्रॉफिट डिराइव हो। लेकिन ये तो इनका नेचर ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो क्या होगा, इनका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। जबकि यहाँ एडबैक किया हुआ है, तो हम इसको लेस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव आप समझ लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप समझ लो, ये क्या हो गया आपका रेकरिंग नेचर का नहीं है, ये आपका कैपिटल नेचर का, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या फॉर्मेट समझ लोगे ना, ये आपको फिर अपने आप अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर लोगे। अगर किसी ने बिजनेस प्रोफेशन करा होगा तो ये फॉर्मेट उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बिजनेस प्रोफेशन में भी हमने सेम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम, नेट प्रॉफिट से हम ऐड करते हैं जो भी आइटम विच आर डिडक्टेड इन द पीएल बट आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेस क्या करता है, द आइटम विच आर क्रेडिटेड इन पीएल बट आर अलाउड फॉर दी रिडक्शन, तो हम इसको लेस करते हैं। मतलब क्या, बिजनेस प्रोफेशन का ही फॉर्मेट यहाँ पे मैंने यूज़ किया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डिराइव करने के लिए, ठीक है। ये जो एक्चुअली जो डिराइव करा जाता है ना, ये फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका पीएल स्टेटमेंट से ही करा जाता है, ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप इसको ऐड बैक करते हो। लेस क्या करते हो, आप अपना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसको आप ऐड बैक कर देते हो, ठीक है। अब ये सब करने के बाद ना आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब हमको पता है कि करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटीज होता है, करेक्ट है कि नहीं, करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटी। अब क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ता है, मतलब आपको करंट एसेट से आपको कितना एसेट डिराइव हुआ, क्या हुआ, कितना चेंजेस हुआ, राइट। करंट लाइबिलिटी से क्या चेंजेस हुआ, तो आपको ये चीज़ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसको हम छोटा सा ना एग्जाम्पल से समझेंगे, देखना। देखो आपको क्वेश्चन में ऐसा ही दे दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 10,000, राइट। क्लोजिंग है आपके पास 5,000। अब इसमें से क्या समझ में आ रहा है आपको, आपके पास 10,000 था, आपके पास एट द एंड ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 5,000 बचा। मतलब कि आपने 5,000 का आपको क्या हो गया, आपको कलेक्शन हुआ है, राइट। डेटर्स मतलब क्या, कि मेरे को पैसा मिलने वाला है, राइट। 10,000 मेरे को मिलना था, लेकिन अब मेरे पास एंड ऑफ द ईयर कितना बचा, मेरे पास 5,000, मतलब मेरे को 5,000 यहाँ पे कलेक्शन हुआ होगा, कलेक्शन। अब जब कलेक्शन हुआ तो मतलब क्या हो गया, मेरे तो कैश इनफ्लो है ना बाबा, है ना, कैश इनफ्लो है। तो ऑफकोर्स से बात है, हम इसको कैश इनफ्लो को क्या करेंगे, कहाँ गया यार, कैश इनफ्लो को हम क्या करेंगे, चेंज इन करंट एसेट में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास कलेक्शन, हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है तो, राइट। अब सिमिलर एग्जाम्पल एक पकड़ लेते हैं इसको ही। अगर सपोज मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 15,000 हो गया, मतलब क्या, मैंने 5,000 का किसी को कैश प्रोवाइड करा होगा, तो मतलब क्या है, टू कैश 5,000। देखो यार, आप यहाँ पे क्रेडिट सेल नहीं अजम्पशन कर सकते, क्योंकि देखो बेस्ट अजम्पशन क्या है, हम यहाँ बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमारा बेस्ट अजम्पशन जो होगा वो हम लोग का कैश ट्रांजैक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कैश, मतलब कि हमारे हाथ से कैश गया है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, हमारा यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ है। तो कैश जब आउटफ्लो हुआ तो ऑफकोर्स बात हम लेस करेंगे ना, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, आपका लेस कर देंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है, चेंज इन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ को भी आप एग्जांपल से समझते हैं। देखना, क्रेडिटर्स है आपके पास 5,000 ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे आपके पास बचा, अरे यार, आपको देना था 5,000, अब एट द एंड ऑफ द ईयर आपको देना पड़ा 10,000, देना होगा आपको 10,000, मतलब कि आपने 5,000 का आपको कैश मिला है, राइट। कैश मिला है आपको 5,000 का, आपका क्रेडिटर से अपना कैश लिया तो कैश इनफ्लो हो गया ना। तो कैश इनफ्लो तो आप क्या करोगे, इसको एडिशन करोगे, ठीक है ना। 5,000 आपके पास था, 10,000 आपके पास बैलेंस बचा,
मतलब कि आपने 5,000 आपको मिला है तो आपको क्या करेगा, कैश इनफ्लो हो गया आपको। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपके पास, अगर सिमिलर एग्जांपल आपको बोलूँ कि यहाँ आपके पास 15,000 था, ओपनिंग आपके पास 15,000 था, क्लोजिंग आपके पास बचा 10,000, मतलब आपके पास 15,000 था, आपको पेमेंट करना पड़ा एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000, मतलब आपने 5,000 का पेमेंट करा होगा, तो ये क्या हो गया आपके लिए, कैश आउटफ्लो। समझे? होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कुछ फंडा होता है इसका, चेंज इन करंट एसेट एंड चेंज इन करंट लायबिलिटी। अब जब ये करने के बाद आपको क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आपका कैश, आपका जो इनकम टैक्स जो पेड होगा उसका यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, आप लेस करोगे। यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या था, प्रोविजन था, राइट, प्रोविजन हमने यहाँ करा था। प्रोविजन क्यों ऐड करा, क्योंकि आपका वो तो नॉन कैश आइटम है ना यार, तो हम ऐड कर देते उसको। अब यहाँ पे जो अपने कैश इनकम टैक्स पे कर आपको आउटफ्लो हुआ है, तो आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का आप इसमें एडजस्टमेंट करते हो। अब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी कंपनीज़ को ना VRS पे करना पड़ता है, ग्रेचुटी पे करना पड़ता है, राइट, कभी पेंशन पे करना पड़ता है, राइट, तो ये सब क्या होता है, कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है यार। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है, तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, तो कंपनी क्या करेगी, लेस करके अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पेमेंट दिखा देगी इनको। ठीक है ना। अगर कंपनी को अगर कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी डिराइव होता है, जैसे कंपनी लॉ सूट जीत गया, ठीक है, कंपनी का कोई पेटिशन चल रहा था कोर्ट पे, तो वो जीत गया, तो उस पर उनको इनकम डिराइव हुआ, लाइक इनकम मतलब कैश डिराइव हुआ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो अब ऐड करके उसको दिखा दोगे, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब देखो मैं आपको फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सिमिलर है यार, कि आपका कितना परचेज हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, कितना आपका रिडक्शन हो रहा है, कितना आपका इंटरेस्ट डिराइव हुआ, तो ये सब आपका आता है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब कितना आपने शेयर इशू करा, राइट, कितना आपने शेयर, आपने डिबेंचर रिडीम करा, कितना आपने प्रीमियम पे करा, राइट, आपको डिविडेंड मिला, राइट। हाँ, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड यहाँ पे नहीं करते, ठीक है ना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एक समझ लेते हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आप समझना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, देखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब क्या होता है कि आपको उस समय का आपको डिविडेंड मिल रहा है जब आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड ही नहीं करते थे, राइट। जैसे मैं अपना पिछले वीडियो पे जैसे जो कवर किया था, इन्वेस्टमेंट एंड कंसोलिडेशन जब एक्सप्लेन करा था, उसमें कवर था, एक बार समझाता हूँ। देखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब आप यहाँ पे 30 सितंबर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेज करा सपोज, ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल हो गया, 31 हो गया मार्च, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ परचेज करा, आपको क्या हो रहा है, आपको डिविडेंड यहाँ मिल रहा है, डिविडेंड सपोज आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, डिविडेंड आपको क्या हो रहा है, आपको पूरा समय का यहाँ पे डिविडेंड दिया जा रहा है। तो सपोज समझो यहाँ पे ये पीरियड तो आपसे शेयर्स होल्ड ही नहीं करते थे, जो भी है, ठीक है, शेयर्स हो गया, जो भी डिबेंचर से शेयर्स हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे आप होल्ड नहीं करते थे, तो मतलब यहाँ का भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मतलब क्या, उस समय का डिविडेंड जब आप शेयर्स को होल्ड ही नहीं करते थे। आप समझो उस समय का अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा, ऑफकोर्स ये आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा ना, ये आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ इसको रिड्यूस कर देते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में जाता है और रिड्यूस हो जाता है ये, ठीक है। वैसे इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया, और क्या हो गया आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है, ये आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वैसे आता है, सवाल में आता है, क्वेश्चंस पे आता है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस उठाए हूँ मैं, फटाक से देखते हैं, देखना पहले ये देखते हैं। देखो ये वाली, देखना यहाँ बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ क्या बोला हुआ हमको, इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखना यहाँ पे हमको बोला हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, हमको क्या है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर क्या दिया हुआ है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर आपको टैक्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स, बिफोर इनकम टैक्स दिया हुआ है। मतलब कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी यहाँ दे दिया, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे 20 लाख आपको प्रोवाइड करा हुआ है, तो आप 20 लाख इसको पुट कर दोगे, सिंपल, ठीक है ना। तो आप नेट प्रॉफिट इसको डाल दोगे, नेट प्रॉफिट आपने डाला, अपने जो फॉर्मेट में डाल लो 20 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका आ गया, अब डेप्रिसिएशन क्या आपका नॉन कैश आइटम है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि आपका PL से तो रिड्यूस है, तो ऐड बैक कर दो 5 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, आप देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स मतलब क्या होता है, देखो
बेसिकली ये क्या होता है ना, कंपनी क्या करती है, इसको अपने फिक्टिशियस एसेट्स में दिखाती है, मतलब बैलेंस शीट में दिखाती है। एक्चुअली कंपनी इसको अपना लॉस कंसिडर करती है, ठीक है। एक्चुअली कंपनी का एक्सपेंस है, लेकिन कंपनी इसको बैलेंस शीट में दिखाती है और इसको धीरे धीरे करके इसको राइट ऑफ करती है, साल बाय साल इसको राइट ऑफ करती है, ठीक है। वैसे ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, आपका पीएल के साथ जाके राइट ऑफ हो जाता है। तो पीएल के साथ राइट ऑफ होता है तो ऑफकोर्स से बात है, तो ये एड ऑफ होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जितना भी आ रहा है 30,000 है ना, ठीक है, ये हो गया। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका पीएल का पार्ट है, हाँ जी, ऐड बैक कर देंगे हम लोग 3,50,000। सिमिलरली क्या हो गया, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख, सेल वैल्यू ऑफ जिसका आपने सेल करा था 3,20,000 पे, बैलेंस शीट आपका था 3 लाख का वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट आपने जो सेल करा 3,20,000 पे, मतलब 20,000 आपका क्या हो गया, सेल गेन ऑन सेल आया, राइट। ये क्या होगा आपका रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि आपका क्या हो गया, ये आपका क्रेडिट बैलेंस में आता है, तो आप रिड्यूस करके दिखा दो इसको, आप फॉर्मेट में डाल के करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या हो गया आपका, लेस करोगे आप 60K। अब आया कंपनसेशन, अब देखो कंपनसेशन रिसीव 90,000 ऑन बाय दी कंपनी इन अ सूट फाइल, मतलब सूट फाइल आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, तो आप क्या करोगे, कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है आपको, आप ऐड करके दिखा दोगे, ठीक है। या इससे आप करके ये करके क्या होगा आपको, ये तो मैं कुछ ट्रांजेक्शन उठाया, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर आपको इनकम टैक्स पेड भी दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आप इसको लेस कर दोगे। फिर आप आते हैं 15,000, 15,000 10% प्रेफरेंस डिविडेंड्स, प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच वेयर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015 एट अ प्रीमियम। क्या बोला, एट अ प्रीमियम में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा गया, मतलब आप क्या करोगे, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना यार, 5% ऑफ 100 आप कर दो, कितना आएगा आपका, ऐड कर दो ना आप इसको 5, राइट। तो जो भी आपका आएगा, ये आपका क्या आएगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपका चल जाएगा, राइट। फिर आपका क्या आ रहा है, फर्दर द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, अगेन प्रीमियम में इसको इशू करा गया, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर निकालना होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको लो, इक्विटी शेयर्स भी क्या होता है आपका, इन्वेस्टिंग सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आता है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 120% आप कर दो, जितना भी आ रहा है 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 120%, कितना आएगा सर जी, आपका 6 लाख रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। आपका इन्वेस्टिंग, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में चल जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा मोटा कोई छोटा एग्जाम्पल था ये, ठीक है। अब आता है ये वाला एग्जाम्पल पे आता है, समझो। द कंपनी रिडीम डिबेंचर्स ऑफ, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ, हाँ, द कंपनी रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ओके जी, ठीक है। इसको रिडीम करा गया, कंपनी ने रिडीम करा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स वे इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 करोड़ टूवर्ड्स रिडेम्पशन एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश। समझो ये बात क्या हुआ, डिबेंचर्स कंपनी ने क्या करा, रिडीम करा, ठीक है। कितना रिडीम करा, 20 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1010, मतलब क्या, 22 करोड़, प्रीमियम लेके 22 करोड़ इनका आया, ठीक है। डिबेंचर्स इन्होंने क्या करा, रिडीम करा, जिसका बदले इन्होंने क्या करा, इक्विटी शेयर्स को इशू करा, इक्विटी शेयर इशू करा, मतलब इनके पास इक्विटी शेयर इशू करा इन्होंने, 15 करोड़ आया, ओके जी। एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश। अब क्या हुआ, जो बैलेंस जो पे करा गया इसको कैश में पे करा गया, ठीक है। मतलब क्या, आपको 7 करोड़ क्या हुआ, आपको पेमेंट हुआ है। अब क्या होगा, आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको आप दूसरा तरीका से भी लिख सकते हो, जैसे समझो इसको, डिबेंचर्स आपको रिडीम करा गया, जिसका बदले क्या हो गया, आपको इक्विटी शेयर्स दिया गया है। मतलब आप देखोगे तो ये तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया ना, ठीक है। 22 करोड़ का बदले आपको 15 करोड़ कैश नहीं दिया गया, आपको तो इक्विटी शेयर्स दिया गया है, मतलब तो नॉन कैश आइटम है। आप इसको मतलब क्या, बैलेंस जो पे करा गया, बैलेंस बोला गया द बैलेंस वॉज पेड इन कैश, मतलब सिंपली बोलो तो 7 करोड़ कैश में पेमेंट किया। आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो, क्या देके लिखोगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, आप 7 करोड़ इसको भी लिख दो। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 22,000 का आपने रिडेम्पशन करा, लेस इक्विटी से आपको इशू हुआ 15,000, बस हो गया, बैलेंस आपको आ गया 7 करोड़, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, राइट। इसका आप 2 तरीके से भी लिख सकते हो। अब आता है डिबेंचर इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया आपका, एट होता है आपका पीएल में, पीएल बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी आने वाला है, ठीक है। अब आता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 10 करोड़, ठीक है। डिविडेंड किसका आइटम है आपका, डिविडेंड आपका पीएल का पार्ट नहीं है, एक बार पहले बता दो, पीएल एप्रो का पार्ट है, तो आपका कहाँ पे आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आने वाला है, राइट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आपका क्या आएगा, आपका डिविडेंड पीएल एप्रो का है,
लेकिन आपका क्या है, इन्वेस्टिंग बोल रहा हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी ये आने वाला है। जैसे आगे बोलो, इन्वेस्टिंग कॉस्टिंग 12 करोड़ वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, मतलब प्रॉफिट में बेचा गया, गेन में बेचा गया, तो जो गेन आ रहा है 2.4 करोड़ रुपीज़, ये क्या होगा आपका, लेस करा जाएगा, क्योंकि आपका PL पे एडेड है तो आपको लेस करना है ये, ठीक है। कॉस्टिंग 12 करोड़ मतलब क्या है, आपने सेल कितना में करा, 12 करोड़ का था, आपने सेल करा प्रॉफिट में 2.4, मतलब आपने एक्चुअल में सेल कितना करा, 4.4 करोड़। ये क्या होने वाला है, 14.4 करोड़ क्या होने वाला है आपका, ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे, राइट, ये होने वाला है। ये आपका इनफ्लो हो रहा है ना, तो आप ऐड करके दिखाओगे, ठीक है, लेस नहीं करोगे। कैश इनफ्लो हो रहा है आपका, देखो, ठीक है। इनकम टैक्स पेड तो हमको पता है लेस होगा। अब ये वाला ट्रांजेक्शन समझना, a new plant costing 21 crores was purchased in part exchange of an old plant. The book value of the old plant was 12 crore, but the vendor look over an old plant at a value of 10 crore only, ठीक है। इसको टू कवर किया, इसको लुक ओवर लिखा हुआ है, टू कवर होना चाहिए, ठीक है। 10 करोड़ में उसको बोला कि ले गया, ओके, समझे। बट 21 करोड़ का प्लान था, ठीक है। इन पार्ट एक्सचेंज इन द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट कितना था, जो न्यू प्लांट का दाम था 21 करोड़, आपका जो बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट कितना था, 12 करोड़। आपका जो वेंडर लेके गया वो लेके गया 10 करोड़ में। हमको 12 करोड़ से मतलब ही नहीं है, इसको गोली मारो, हमको कैश से मतलब है कि कैश से क्या मतलब है। तो आपको जो लेके गया ओल्ड प्लांट वो आपको 10 करोड़ में लेके गया, तो मतलब आपका 10 करोड़ गया, तो बैलेंस आपका क्या हुआ, 11 करोड़, मतलब आपने पेमेंट करा है कैश में, द बैलेंस वॉज पेड इन कैश। आप क्या होगा, इसको आप दिखाओगे अपने किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाओगे। एक बार बता दूँ, ये दो एक्टिविटीज़ नहीं आने वाला है, क्यों मैं बता रहा हूँ, ये दो एक्टिविटीज़ मतलब जो आपके प्लांट ओल्ड और न्यू का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, एक्सचेंज हुआ, ये नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ कैश का लेना देना ही नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक बार रुको, हाँ, ओल्ड प्लांट आपका गया, ठीक है, कितना पे गया आपका, 10 का गया, 10 का गया ना, हाँ। न्यू प्लांट आपका जो आया वो कितना का आया, 2 डेबिट, ठीक है। न्यू प्लांट आपका कितना का आया, 21 का आया, तो बैलेंस आपने पे करा कितना पे, कैश में पेमेंट करा, बैंक लिख रहा हूँ मैं या कैश लिख दो आप, ठीक है। ये कितना हो गया, 11, मतलब जो कैश ट्रांजैक्शन जो हुआ है ये कितना का हुआ, 11 का, तो आप इसको दिखाओगे 11 करोड़ पे दिखाओगे बस, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस था, तो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उठाया हूँ। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर ऑपरेटिंग समझ गए तो आपका इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऐसे ही हो जाएगा। बस जो मेन जो बेंचमार्क जो होता है ना फाइनेंस जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो होता है आपका ऑपरेटिंग, ठीक है। ये आप समझ लो, ये फॉर्मेट आप समझ लो थोड़ा सा, बस आपको आपका सम हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।